प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 2 में संकलित नमक पाठ, जो कि रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित है, उस पाठ का सार मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन लेखिका ने किया है। बच्चों, विस्थापित होता है कि किसी को उसके स्थान से ज़बरदस्ती हटाकर अन्य स्थान पर उसको बसाना, वो कहलाता है पुनर्वासित विस्थापित। कि कोई व्यक्ति है, उसको जबरन, उसको ज़बरदस्ती एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज देना, वो कहलाता है विस्थापित। जैसे ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, सरकार कई बार क्या करती है, इनकी झुग्गी झोपड़ी से हटाकर इनको किसी दूसरे स्थान पर इनको बसा देती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी इस कहानी में लेखिका ने जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो किस तरह से वहाँ के लोग यहाँ भारत में आ गए और यहाँ भारत के लोग वहाँ पाकिस्तान में चले गए और वहीं बस गए। यहाँ तक कि जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, सगे भाई बहन हैं, वो भी कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए। तो उन्हीं की ये मार्मिक कहानी है। तो विस्थापित होकर भारत में रह रही जो सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। इस पाठ में एक करैक्टर है, एक चरित्र है, सिख बीबी। आज भी वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। दूसरा, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। तीसरा, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। बच्चों, देखा जाए राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इन तीनों का जो हृदय है वो लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा हुआ है। आज भी ये अपने वतन लाहौर, दिल्ली और ढाका को याद करते हैं। चाहे ये नौकरी कहीं भी कर रहे हों, ये कहीं पर भी बस गए हों, अपने देश को छोड़कर, इनका जन्म अपने ही देश में हुआ, परंतु बंटवारे के बाद चाहे ये दूसरे स्थान पर जाकर बस गए हों, फिर भी मन से ये अपने वतन के साथ ही जुड़े हुए हैं। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। यहाँ इस पाठ में जो लेखिका है वो आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। चाहे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो इन तीनों राष्ट्रों के हित में है। तो इस तरह से ये कहानी 3 राष्ट्रों से जुड़ी हुई है। अब मैं इस पाठ का सार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। देखें, सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। सफिया, जो कि एक मुसलमान औरत है, वो अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहाँ एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, उसे अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि वह स्त्री बिल्कुल उसकी माँ की हम शक्ल थी। वैसा ही शरीर, वैसी आँखें, वैसा ही रंग रूप, वैसा ही पहनावा, बिल्कुल उनकी माँ जैसी वो दिखाई दे रही थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए और घर की बहू ने सिख बीबी को बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं।
यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दली आज भी अच्छी तरह से याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं कि जब वह अपने वतन लाहौर को याद करती है, जहाँ उसका जन्म स्थान है, वो उसकी जन्मस्थली है, जहाँ उसका जन्म हुआ था, उसको याद करती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सफ़िया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की कि तुम ला सकती हो तो वहाँ से मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना। ऐसी इच्छा सिख बीबी ने प्रकट की और इस तरह से जो सफ़िया है वो भारत से लाहौर पहुंच जाती है और लाहौर में वो 15 दिन तक रुकती है और पता ही नहीं चला कि ये 15 दिन कैसे बीत गए। सफ़िया की वहाँ इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे ये 15 दिन बीत गए। उसे मित्रों, शुभचिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले, ढेर सारे गिफ्ट मिले, तोहफे मिले। उसने सिख बीबी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक वहाँ पर ले लिया था, खरीद लिया था। अब वो भारत आना चाह रही थी, भारत लौटना चाह रही थी, सामान की पैकिंग चल रही थी। आगे लेखिका लिखती है कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः सफ़िया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो कि वहाँ एक पुलिस अफसर था। सफ़िया के पूछने पर भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन को बताया कि बहन, नमक ले जाना तो गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी भी लेंगे, और वैसे भी बहन भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। भारत के हिस्से में तो जब बंटवारा हो गया तो भारत के हिस्से में तो काफ़ी नमक आया है। सफ़िया ने बताया कि माँ की हम शक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ, एक तोहफे के रूप में। सिख बीबी जिन्हें मैं माँ का दर्जा देती हूँ, उनके लिए ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफ़िया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं, अपितु दिखाकर ले जाऊंगी, सबको दिखाकर ले जाना चाहती हूँ मैं इसे, मैं कोई चोरी से ले जाना नहीं चाहती। सफ़िया ने प्रेम, आदमियत व शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी जो प्रतिबद्धता है वो प्रकट कर दी कि मैंने वचन दिया है सिख बीबी को, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ और मैं यह तोहफा जो शेर भर एक तुच्छ सी वस्तु, एक नमक जो ज़्यादा कीमती भी नहीं है, ज़्यादा मूल्यवान भी नहीं है, यह मैं सिख बीबी को ज़रूर ले जाकर दूंगी। ऐसी प्रतिबद्धता उन्होंने प्रकट कर दी। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, यदि तुम पकड़ ली गई तो तुम्हारी तो बदनामी होगी, तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पुलिस अफसर हूँ पाकिस्तान में, पता चलेगा तो पता चलने पर हमारी भी बदनामी अवश्य होगी। और इस तरह से सफ़िया को क्रोध भी आता है और क्रोध की अधिकता से सफ़िया की आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। अब सफ़िया ने रात को सामान की पैकिंग शुरू की। सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गए। शेष रह गई कीनू की एक टोकरी। कीनू एक फल होता है जो संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया जाता है। यह संतरे की तरह से रंगीन भी होता है, उसी रंग का होता है, मीठा भी होता है, और संतरे की तरह से यह जो कीनू फल होता है ये नाजुक भी होता है।
तो एक तो बच गई कीनू की एक टोकरी और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित भारत पहुंच जाएगा। अतः नमक को कीनू की टोकरी में सफिया ने छिपा दिया। सामान की पैकिंग के बाद सफिया सो जाती है। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई, मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही है। सोते समय वो वहाँ का ही स्वप्न देख रही है। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें भी याद आ रही हैं। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी वह स्वप्न में कह देती है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक क्या होता है कि उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा था, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था। जब वह कीनू की टोकरी सफिया के दोस्त ने उसे भेंट दी थी, तो उस दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब होता क्या आगे कि फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफिया को हल्का सा कंपन हुआ, उसे थरथराहट हुई, परंतु उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी। अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर अपने बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। सारी बात उस कस्टम अधिकारी को सफिया ने बताई। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफिया की हिम्मत कुछ बढ़ गई और उसने हैंड बैग से पुड़िया निकालकर मेज़ के ऊपर रख दी। सफिया ने सारी कहानी उन कस्टम अधिकारी को कह सुनाई। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफिया वहाँ से चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि सुनिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून का अर्थ होता है बच्चों महिला, कि उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब क्या होता आगे, गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही है। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई, क्योंकि जो बॉर्डर पड़ता है अटारी में, वहाँ पाकिस्तान पुलिस तो उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस गाड़ी में सवार हो गई। सफिया सोचती रही, एक ज़बान है कि पाकिस्तान के भारत के जो लोग हैं उनकी ज़बान भी एक जैसी है, एक जैसी सूरतें भी हैं, इनकी शक्ल भी आपस में मिलती जुलती है, इनका लिबास, इनका पहनावा भी एक जैसा है, इनका जो लब्बो लहजा है, जो बोलने का तरीका है वो भी एक जैसा है, अंदाज भी एक जैसा है, गालियाँ भी जो ये सौंप रहे हैं एक दूसरे को वो भी एक जैसी हैं। फिर दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकियाँ किस लिए हैं? सब कुछ मिलता जुलता है, सारा परिवेश, रहने का तरीका, पहनावा, ज़बान, बोली, सब कुछ मिलता है। तो फिर इन
भारत और पाकिस्तान वाले सैनिकों के हाथ में ये भरी हुई बंदूकें किस लिए हैं। अब आगे कहानी बढ़ती है कि अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, क्योंकि सफ़िया पहुंच गई अमृतसर और उसने देखा कि वहाँ जो कस्टम अधिकारी हैं, कस्टम वाले हैं, वो फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था, सारे सामान की चेकिंग की जा चुकी थी। सफ़िया ने अपना हैंड बैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से बोली, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफ़िया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफ़िया की बात गौर से सुनी और सफ़िया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें बुलाकर दिया कि इन साहिबा के सामान की देखभाल करना, देख रेख करना, इसका ध्यान रखना, ऐसा उसने कहा। और फिर वो सफ़िया से बोला, इधर आइए ज़रा। अधिकारी सफ़िया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शम सुले इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946 1946। सफ़िया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व के साथ कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे, परंतु क्या विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी कि जब मेरी सालगिरह थी तो तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास गुप्त ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो ढाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है। बच्चों, ढाब का अर्थ होता है कच्चा नारियल, जिसका जो अंदर उसके पानी होता है, जो जूस होता है नारियल का जिसको हम पीते हैं, उस कच्चे नारियल को ढाब कहते हैं। तो क्या कहने लगा वो कि वैसे तो ढाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है कि यहाँ का जो ढाब है वो बड़ा ही रसीला होता है, उसकी एक अलग ही बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफ़िया के बैग में रखकर आगे आगे वह कस्टम अधिकारी चलने लगा। पीछे पीछे उनके सफ़िया चलने लगी। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब जो पुल बना हुआ था, पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। और इस तरह सोचती हुई वो भारत की ओर प्रस्थान कर जाती है, भारत में आ जाती है। तो इस कहानी का जो सार है उसका अंत यहीं पर होता है। बच्चों, मैंने इस पाठ का सार आपको पढ़ाया, इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना होगा, इसको पढ़ना, देखना। और अब इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ। उन कठिन शब्दार्थों की सहायता लेकर इस पाठ की पूरी रीडिंग, इस पाठ को पूर्ण रूप से आप लोग पढ़ना। धन्यवाद।